नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं अतिकाय कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अतिकाय इंजीनियरिंग पे। दोस्तों, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोग कुछ टॉपिक को देख लिए थे, कुछ उसका फ्लूइड का जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग देख लिए थे। और हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब आने वाला है वो है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि जो सरफेस टेंशन होता है ये हम लोग का पांचवा प्रॉपर्टी है। इससे पहले हम लोग जो है वो चार प्रॉपर्टी को देख चुके हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो है आज का प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन। दोस्तों, जो सरफेस टेंशन होता है इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट किया करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये प्रॉपर्टी होता है दोस्तों, ये एक लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण जो है वो कोई भी लिक्विड जो है वो अपने सरफेस एरिया को जो है वो मिनिमम रखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे it is the property of liquid by which it gain minimum surface area। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये जो है एक लिक्विड का प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो है वो कोई भी लिक्विड जो है, ठीक है, वो एक मिनिमम सरफेस एरिया गेन करने का कोशिश करता है। अभी सरफेस टेंशन जो है ये किसके कारण से होता है? ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन है वो होता है कोहेजन की वजह से। आप लोग को हम बताए थे कि कोहेजन और एडहेजन एक प्रॉपर्टी होता है जो क्या होता है, हम लोग बताए थे कि कोहेजन जो होता है वो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स है। ठीक है, और एडहेजन जो है वो डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो सरफेस टेंशन है ये लिक्विड में कैसे आता है, किस तरह का प्रॉपर्टी है, हम लोग इसका फिजिकली एप्लीकेशन देखेंगे कि क्या होता है, उससे हम लोग को इससे रियल फीलिंग आएगा सरफेस टेंशन का। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कभी भी मान लिया कि एक कोई भी आपके पास एक वेसल है, कोई भी आपके पास एक बर्तन है, मान लीजिए कि टब है या बाल्टी है, कुछ भी है, उसमें आप क्या करें ना कि उसमें आप पानी को डाल दें। ठीक है, और वो उसमें पानी को डालने के बाद उस पर क्या करें कि आप एक छोटा सा क्या करें कि एक तिनका, छोटा सा तिनका जो है ना वो आप पानी के ऊपर डाल दें। तो आप क्या देखिएगा कि वो जो तिनका था ना वो पानी में अंदर नहीं जाएगा, वो उसके सरफेस पे ही रह जाएगा। मतलब कि फ्लूइड के सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस तो सरफेस पे कुछ तो ऐसा है जो कि वहाँ पे एक फोर्स लगा रहा है, वो बोल रहा है कि हमको तुम तोड़ो, उसके बाद अंदर जाओ। ठीक है, मतलब एक छोटा सा तिनका को अगर हम डालें तो वो जो है वो सरफेस पे ही रह गया, वो पानी के अंदर नहीं गया। मतलब उसके सरफेस पे कुछ तो है। अब वो कुछ जो है वहाँ पे वो क्या है और वो कैसे आ रहा है, हम लोग आज उसी को देखेंगे और उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, जो सरफेस टेंशन है वो क्या कहता है कि वियर अ स्मॉल लोड। सरफेस टेंशन जो होता है दोस्तों वो स्मॉल लोड को बियर करता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको बात देखें कि मान लिया हम लोग के पास जो है वो यहाँ पे एक लिक्विड है, हम लोग यहाँ पे एक लिक्विड है हम लोग के पास। ठीक है, अब इस लिक्विड में जो है वो हम एक पार्टिकल को लेते हैं, ये हमारे पास पार्टिकल है। ठीक है, ये हमारे पास एक लिक्विड था, लिक्विड में हम लोग इस पार्टिकल को देख रहे हैं। तो दोस्तों इस लिक्विड के चारों तरफ, इस पार्टिकल के चारों तरफ जो है वो लिक्विड ही अवेलेबल है और ये सेम नेचर का सारा है। मतलब कि इस लिक्विड पे जो है वो एक फोर्स लगेगा इस तरह से। ठीक है, ये जो है वो इस हर एक पार्टिकल के ऊपर जो है इसका बगल वाला जो पार्टिकल रहेगा वो क्या करेगा ना कि कोहेजन का फोर्स लगाएगा। और कोहेजन का फोर्स क्या होता है कि अपने तरफ जो है ना वो खींचने की कोशिश करेगा, दूसरा पार्टिकल को अपने में चिपका कर रखने की कोशिश करेगा, जिसके कारण जो है इस पार्टिकल पे जो इसका बगल वाला पार्टिकल है वो इस तरह से फोर्स लगाएगा, इसको चारों तरफ पार्टिकल होगा तो फोर्स जो है वो चारों तरफ से लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? कोहेजन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर जो इसका जो नेट इफेक्ट होगा फोर्स का,
इसका जो नेट इफेक्ट होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो चारों तरफ से लग रहा था, नेट इफेक्ट जो फोर्स का होगा वो जीरो होगा। ठीक है, फोर्स तो सारे तरफ से लग रहा है, तो नेट इफेक्ट जो होगा फोर्स का वो जीरो होगा। ठीक है, ये फोर्स किसके कारण लग रहा है, तो कोहेजन के कारण लग रहा है। मान लिया कि ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, अब इन दोनों पार्टिकल के बीच में कोहेजन का अगर फोर्स लग रहा है तो दोनों पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल जो है वो इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। वैसे ही अगर इसके बगल में भी कोई पार्टिकल है तो क्या करेगा कि ये पार्टिकल जो है वो इसको जो है अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से जो है यहाँ पे जो है वो टेंशन का फोर्स जनरेट हो जाता है। ठीक है, और इस पार्टिकल पे जो पूरा फोर्स लगता है वो जो होता है नेट फोर्स हो जाता है जीरो, क्योंकि सारे तरफ से फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है तो एक फोर्स इधर से लग रहा है। ठीक है, तो नेट इफेक्ट इसका हो जाएगा जीरो अगर जो पार्टिकल है वो बीच में है तब। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग लें कि कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल हमारा सरफेस पे है, ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल अगर सरफेस पे है दोस्तों तो इसको पे जो फोर्स है वो इस तरह से लगेगा, ये जो है ना वो इस तरह से खिंचाएगा, मतलब कि इसके साइड में जो पार्टिकल है वो इस तरह से इस पे फोर्स लगाएंगे। अब इसको ऊपर तो पार्टिकल कोई है नहीं कि इसको ऊपर फोर्स लगेगा, समझ रहे हैं ना, इस पार्टिकल के नीचे ही दोनों सारा पार्टिकल है, किसी को जो भी लिक्विड है वाटर या कुछ भी हो तो फोर्स तो सिर्फ नीचे की ओर ही लगेगा ना, टेंशन फोर्स। यहाँ पे ऊपर की ओर तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की ओर जो है वो कोहेजन का फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स सिर्फ नीचे की ओर ही लगेगा। अब ऐसा कंडीशन जो होगा दोस्तों वो हम एक पार्टिकल के ऊपर देख रहे हैं। अब यहाँ पे सरफेस पे जितना भी पार्टिकल होगा पूरे सरफेस पे, वो सारे सरफेस का सबसे ऊपर वाला जो पार्टिकल होगा उस पर एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा। और ध्यान समझिए, मान लीजिए ये पार्टिकल है, पार्टिकल नीचे की ओर फोर्स लग रहा है तो पार्टिकल इस तरह से जो है वो अपना सेफ बनाने की कोशिश करेगा, मतलब कि वो अंदर की ओर धंसने की कोशिश करेगा, वो फोर्स जो है उस अंदर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपना एक सेफ बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर एक सेफ बनाएगा तो यहाँ पे जो है वो एक फोर्स जनरेट हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे लग रहा है टेंशन फोर्स, अब यहाँ पे जितना भी पार्टिकल है ना वो सब पार्टिकल जो होगा वो टेंशन फोर्स के कारण जो होगा वो बंधे हुए होगा। ठीक है, और यही टेंशन फोर्स को अगर हम लोग पर यूनिट लेंथ देख लेते हैं तो इसी को हम लोग बोल लेते हैं सरफेस टेंशन। कुछ समझ में आया? यहाँ पे पार्टिकल है, पार्टिकल के ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है। अब इसी तरह से यहाँ पे जो है बहुत सारा पार्टिकल होगा सरफेस पे। अब इस सरफेस पे जितना भी पार्टिकल होगा वो सारे पे लग रहा होगा टेंशन फोर्स, किसके कारण? कोहेजन के कारण। अब यहाँ पे सारे पे टेंशन फोर्स लग रहा होगा तो उसी टेंशन फोर्स को हम देखते हैं पर यूनिट लेंथ पे, तो उसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन को। ठीक है, आई थिंक ये अब क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों अगर हम लोग अगर इसके यूनिट की बात करें कि सरफेस टेंशन का जो होता है यूनिट क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है आपका फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स का यूनिट आप लोग जानते होंगे न्यूटन और लेंथ का जानते होंगे मीटर, यानी कि इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है, कोई डाउट नहीं है दोस्तों। अगर इसी में अगर हम लोग ऊपर और नीचे जो है वो अगर मीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिएगा न्यूटन मीटर का मतलब होता है जूल, हम लोग बोलते हैं उसको, और नीचे में हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि यही जो होगा यूनिट, इसको हम और में करके लिख सकते हैं कि इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर तो होता ही है, साथ में जूल पर मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट होता है। और अगर जो हम इसको अगर CGS यूनिट का बात करें कि इसका CGS यूनिट क्या होता है, तो CGS यूनिट आपको पता होगा कि न्यूटन जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है। CGS में इसी को हम लिखते हैं डाइन, और नीचे में अगर सेंटीमीटर है तो आ जाएगा, मीटर है तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा सरफेस टेंशन है दोस्तों। और अगर हम लोग इसी में और अगर आगे बात करें, इसी में अगर हम लोग आगे बात करें दोस्तों तो हम लोग देखेंगे कि सरफेस टेंशन जो है वो किस तरह का क्वांटिटी है। तो जो सरफेस टेंशन है आपका वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सरफेस टेंशन आप जो है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। अब सरफेस टेंशन जो है वो होता किसके कारण है, तो हम लोग लिखेंगे सरफेस टेंशन यानी कि सिग्मा इज ड्यू टू कोहेजन, ये कोहेजन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, सरफेस टेंशन जो आपका होता है वो कोहेजन के कारण होता है। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि सरफेस टेंशन कहीं पे जनरेट होने के लिए मिनिमम कितने मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग लिखेंगे मिनिमम 2 मीडियम इज रिक्वायर्ड
फॉर सरफेस टेंशन यानी कि सिग्मा। ठीक है। और अगर हम इसी में देखें दोस्तों तो लिक्विड ड्रॉपलेट जो होता है वो अपना शेप जो होता है, लिक्विड ड्रॉपलेट अटेन स्फेरिकल शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है। लिक्विड ड्रॉपलेट जो होता है दोस्तों वो स्फेरिकल शेप अटेंड करता है, किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि किसी भी चीज का सरफेस एरिया अगर कमेगा तो क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी जो होगा वो बढ़ेगा। मतलब कि अगर किसी भी चीज़ का आप अगर सरफेस एरिया को कमाइएगा तो उसका स्टेबिलिटी जो होगा ना वो हमेशा जो है वो इंक्रीज करेगा। ये लाइन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ का अगर सरफेस एरिया अगर कमेगा, ठीक है, तो उसका जो होगा स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। अब अगर हम लोग देखते हैं कि लिक्विड ड्रॉपलेट जो होता है दोस्तों, आपको पता होगा किसी जो स्फेरिकल शेप होता ना है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो सबसे कम होता है। इसलिए जो होता है वो कोई भी जो ड्रॉपलेट होता है वो अटेंड कर लेता है स्फेरिकल शेप, क्योंकि वो अपने सरफेस एरिया को कमा सके और अपना स्टेबिलिटी को बढ़ा सके। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि आइडियल फ्लूइड में जो होता है वो सरफेस टेंशन कितना होता है, तो अगर हम बात करें आइडियल फ्लूइड का, तो आइडियल फ्लूइड में जो सरफेस टेंशन होता है वो 0 होता है। मतलब कि आइडियल फ्लूइड में कोई भी सरफेस टेंशन नहीं होता है। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि वाटर और एयर के बीच सरफेस टेंशन बिटवीन वाटर और एयर के बीच में जो है वो सरफेस टेंशन कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 0.073। ठीक है। इतना न्यूटन पर मीटर, इतना वैल्यू होता है दोस्तों सरफेस टेंशन का वाटर और एयर के बीच। और अगर हम लोग बात करें सरफेस टेंशन बिटवीन मरकरी और एयर के बीच, ठीक है, तो ये देखिए वैल्यू, ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, ये था 0.480 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। तो मरकरी और एयर के बीच जो सरफेस टेंशन का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है मरकरी और एयर के कंपैरिजन में। और इसको आप लोग जो है इन दोनों वैल्यू को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके एप्लीकेशन को। ठीक है, कि सरफेस टेंशन का जो है वो कौन कौन सा एप्लीकेशन है। ठीक, तो अगर हम लोग इसका एप्लीकेशन को देखें दोस्तों, अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे दोस्तों कि सिग्मा का जो एप्लीकेशन होता है यानी कि सरफेस टेंशन होता है उसको कहाँ कहाँ पे हम एप्लीकेशन को अपने रियल लाइफ में देखते हैं। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन इसका लिक्विड ड्रॉपलेट, यानी कि लिक्विड का जो ड्रॉपलेट होता है उसमें हम लोग देखते हैं। तो लिक्विड का जो ड्रॉपलेट होता है दोस्तों वो कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर जो है वो लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग इस लिक्विड को अगर बीच से अगर हम लोग चीर देते हैं, यानी कि बीच से अगर इसको हम लोग कट कर देते हैं, तो हम लोग को देखिए कुछ इस तरह का शेप मिलेगा। हम लोग कुछ इस तरह का शेप मिलेगा और यहाँ पे ऐसा ऐसा दो शेप बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका सरफेस टेंशन जो है वो यहाँ पे लगेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन कहाँ लगता है, सरफेस पे लगता है। तो यहाँ पे सरफेस पे जो है वो लगेगा सरफेस टेंशन, सारा जगह पे सिग्मा लग रहा है दोस्तों, मतलब सब जगह पे लगेगा सिग्मा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सरफेस टेंशन जो होता है वो यहाँ पे यानी कि सिग्मा होता है, ये जो है वो हमेशा आपको जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को जोड़ने का यानी कंबाइन करने का काम करेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर में डिफरेंस आएगा, जो इस ड्रॉपलेट्स के अंदर और बाहर जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा ना, वो हमेशा जो होगा वो इसको ब्रेक करने का काम करेगा।
यानी कि इसको हमेशा जो होगा वो तोड़ने का काम करेगा। कौन? जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो तोड़ने का काम करेगा, और जो सिग्मा होगा यानी सरफेस टेंशन होगा वो हमेशा इसको जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे अगर हमको निकालना है कि इसको प्रेशर में डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला एक आता है, फॉर्मूला आपका होता है डेल पी इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी। ठीक है, आप लोगों ने ये फॉर्मूला कई जगहों पर देखा होगा और इसके बेस पे जो होगा वो न्यूमेरिकल भी सोल्व किया होगा, अगर नहीं किए होंगे तो आगे करिएगा। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों वो कैसे आता है, प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो 4 सिग्मा बाई डी जो होता है वो कैसे आता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि जो भी आपका सरफेस टेंशन का फोर्स है, ठीक है, और जो भी आपका प्रेशर फोर्स है इसको हम लोग करेंगे इक्वल, क्योंकि एक जो है वो दोनों को कंबाइंड करने का काम कर रहा है और एक जो है वो दोनों को ब्रेक करने का काम कर रहा है। तो देखें दोस्तों कि हम लोग फॉर्मूला देखें सरफेस टेंशन इक्वल टू होता क्या चीज़ है, फोर्स बाय लेंथ। ठीक, यहाँ से अगर हम लोग फोर्स का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या आएगा, सिग्मा इंटू एल। ठीक है, यानी कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा वो हमारा आएगा सिग्मा इंटू एल आएगा दोस्तों। ठीक है, वही अगर हम लोग प्रेशर का बात करें तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते होंगे, फोर्स प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है प्रेशर। यहाँ से अगर हम लोग फोर्स निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रेशर यूज कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्रेशर डिफरेंस यानी कि डेल पी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एक यानी प्रेशर फोर्स के जहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेल पी इंटू एरिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? वेरी गुड। यहाँ पे देखिए अब सिग्मा को हम लोग सिग्मा रहने देते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ये यहाँ पे एल जो होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला में जो आपको फोर्स बाय लेंथ दिखाई देता है, यहाँ पे एल जो होता है वो आपको, वो अगर कोई पूछ दे क्या होता है तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का बात करें तो यहाँ पे लेंथ कौन हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का ये जो पेरीमीटर होगा ना वही तो इसका लेंथ होगा, और सर्कल का पेरीमीटर आप लोग जानते हैं 2 पाई आर होता है। ठीक है, यहाँ पे है डेल पी, यहाँ पे एरिया, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग पाई से पाई को चीर दीजिए, एक आर से एक आर को चीर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 सिग्मा इक्वल टू डेल पी इंटू आर। यहाँ से अगर हम डेल पी का वैल्यू अगर निकाले तो आ गया 2 सिग्मा बाई आर, और यही अगर पे हम लोग यहाँ पे जो आर आया यानी कि रेडियस जो आया है इसको अगर हम डायमीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय डी। यानी कि ये जो आपका आ गया दोस्तों वो आपका मेन फॉर्मूला आ गया 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय डी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग जितना भी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे सब में जो है वो हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन ही अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे कि प्रेशर फोर्स और सरफेस टेंशन को फोर्स को इक्वल कर देंगे, उससे जो हम लोग का प्रेशर डिफरेंस निकलेगा वही हम लोग को प्रेशर डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गया लिक्विड ड्रॉपलेट का। अब हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें आगे तो हमारा सेकेंड चीज है क्या, सॉप बबल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सॉप बबल में जो है वो प्रेशर डिफरेंस जो है वो कितना होता है। हम लोग दूसरा एप्लीकेशन इसको देख रहे हैं, सॉप बबल। दोस्तों आप लोग देखिएगा कि सॉप बबल जो होता है वो सॉप बबल किस तरह का होता है, तो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स था, ठीक है, इसके अंदर पूरा में लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका सॉप बबल किस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। इसमें आपको जो है वो यहाँ पे एक लिक्विड का लेयर बना हुआ रहेगा और बीच में आपका रहेगा एयर और बाहर भी रहेगा एयर और बीच में जो है ना वो लिक्विड रहेगा। ठीक है, तो इस तरह तो होता है सॉफ्ट बबल। यानी कि हम एक वर्ड में अगर इसको कहना चाहें तो इसमें जो है हमको इसको काटने पे एक सरफेस मिल रहा था। ठीक है, तो हम 2 पाई आर यूज किए, एक सरफेस मिल रहा था, लेकिन अगर हम इसको अगर कट करेंगे तो यहाँ से जो है वो कुछ इस तरह का सरफेस हमको मिलेगा। इसमें आपका लिक्विड भरा हुआ है और जो बीच में है ना इसमें आपका एयर भरा हुआ है, बाहर में भी
एयर है, यानी कि इसमें जो है हमको दो सरफेस मिल रहा है, इसमें एक सरफेस मिल रहा था। तो फिर से हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई कर देंगे, और इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करने के बाद डेल पी इक्वल टू आपका आ जाएगा 8 सिग्मा बाई डी। सीधा सीधी बात है कि इसका दुगना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लिक्विड ड्रॉपलेट में आपका एक सरफेस बन रहा है, इसमें जो है आपका दो सरफेस बन रहा है। तो इसका जो डेल पी का फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा 8 सिग्मा डिवाइडेड बाई डी। और अगर हम इसमें बात करें, अगर एक थर्ड एप्लीकेशन जो इसका आता है, जो काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है, वो होता है आपका लिक्विड जेट। दोस्तों पहले इस लिक्विड जेट को समझिएगा कि लिक्विड जेट जो है वो होता क्या है, ठीक है। तो लिक्विड जेट होता है दोस्तों, वो इस तरह से होता है। ये क्या है, ये एक लिक्विड है। मान लीजिए कि कोई भी एक जेट है, मान लीजिए कि एक पाइप है, ठीक है, और पाइप से आप पानी बिग रहे हैं, तो पाइप से आगे जो पानी बिग रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विड जेट, ठीक है। ये ड्रॉपलेट था, ये जेट है, मतलब कि एक लंबा है, ठीक है। तो यहाँ जो है वो एक लिक्विड जेट है। इस तरह से लिक्विड जेट का हम फिगर बना सकते हैं। और अगर हम लोग इस लिक्विड जेट को अगर बीच से अगर इस तरह से अगर हम कट करते हैं, ठीक है ना, अगर इसको हम बीच से कट करते हैं तो कुछ इस तरह का हम लोग को फिगर मिलेगा। इस तरह से फिगर मिलेगा अगर हम इसको बीच से कट करते हैं तब, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से हम लोग को फिगर मिलेगा। अब इसमें जो है वो इसका सरफेस कौन है, इसका सरफेस जो है ये वाला इसका सरफेस हुआ, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ना वो इसी पे लगेगा, सॉरी जो सरफेस टेंशन लगेगा ना वो सरफेस पे ही लगेगा। इसका सरफेस ये है, तो इसमें जो सरफेस पे जो थी सरफेस टेंशन लगेगा वो इसके इसी सरफेस पे लगेगा। ये सारा जगह पे क्या लग रहा है, आपका सिग्मा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे सारा जगह पे आपका क्या लग रहा है, सिग्मा लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि इस सरफेस से लगेगा। हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है वो एल है, इस पूरे सरफेस का लेंथ कितना है, एल है, ठीक है। अब हम लोग इसमें अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने के बाद क्या होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखे थे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई किए तो सरफेस टेंशन का फोर्स और प्रेशर फोर्स को हम किए इक्वल, उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सरफेस टेंशन का फोर्स और प्रेशर फोर्स को करेंगे इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ सरफेस टेंशन का फोर्स को इक्वल करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा इंटू एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेल पी इंटू एरिया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम लोग एल का बात करें यानी लेंथ का बात करें, यानी कि सरफेस टेंशन जो है वो कितने सरफेस पे लग रहा है उसका लेंथ हमको चाहिए, तो देखिएगा एक एल यहाँ और एक एल यहाँ, यानी कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो जाएगा वो 2L हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग इसका एरिया का बात करें तो ध्यान दीजिएगा ये जो होगा ना वो डायमीटर होगा जेट का, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके अगर एरिया का बात करें तो L इंटू डी, L इंटू डी। यहाँ देखिए L से L को चीर दीजिए, यानी कि आ गया 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय डी इक्वल टू डेल पी, यानी कि डेल पी इक्वल टू आपका आ गया 2 सिग्मा बाय डी। तो यहाँ से आपका 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल करके आया है। पहला जो आपका है वो है लिक्विड ड्रॉपलेट का जो फार्मूला है प्रेशर डिफरेंस का, वो आया आपका 4 सिग्मा बाई डी, ठीक है। सेकेंड जो है वो सॉफ्ट बबल का फार्मूला निकल कर आया है 8 सिग्मा बाई डी। थर्ड जो है वो लिक्विड जेट का फार्मूला निकल कर आया है 2 सिग्मा बाई डी, ठीक है। यहीं पे जो आपका होता है वो सरफेस टेंशन होता है खत्म। एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि सरफेस टेंशन पे अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करें, अगर सरफेस टेंशन पे हम लोग टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो जो सरफेस टेंशन होगा वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग अगर लिक्विड ड्रॉपलेट और सॉफ्ट बबल में अभी भी समझने में दिक्कत है तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि हम लोग एक गेंद से खेलते थे, हमारे पास 2 बॉल होता था, एक होता था लेदड़ का बॉल जो पूरा अंदर से भरा हुआ रहता था लेदड़ बॉल, ठीक है, और एक होता था कॉस्को बॉल, ठीक है।
तो कॉस्को बॉल जो हम क्रिकेट खेलते हैं तो कॉस्को बॉल जो होता है वो बीच से खाली होता है, एक लेयर बना हुआ रहता है बाहर में। तो जो कॉस्को बॉल हो गया ना वो सॉफ्ट बॉल हो गया, और जो लेदर का जो बॉल हो गया, लेदर बॉल जो हो गया वो आपका लिक्विड ड्रॉपलेट होगा। क्योंकि वो बॉल जो होता था ना वो पूरा अंदर भरा हुआ रहता था, वो अगर फटता था तो अंदर से गद्दी टाइप का निकलता था, ठीक है। लेकिन जो कॉस्को बॉल होगा वो अगर फटेगा ना तो अंदर से खाली निकलेगा, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं ऐसे। इसी के साथ जो है आपका जो सरफेस टेंशन है वो समाप्त हो गया है। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम लोग देखेंगे कैपिलरिटी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कैपिलरिटी, ठीक है। कैपिलरिटी क्या होता है, तो हम लोग का 6 प्रॉपर्टी आ जाएगा कैपिलरिटी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ स्मॉल डायमीटर ग्लास ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी, ठीक है। हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं, राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड इन a small diameter glass tube is known as capillarity, ठीक है। यानी कि एक स्मॉल डायमीटर के ग्लास ट्यूब में, मान लीजिए एक स्मॉल डायमीटर ग्लास ट्यूब है, अब इसमें जो राइज और फॉल होगा लिक्विड का, ठीक है, वही जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग कहते हैं उसी प्रॉपर्टी को कैपिलरिटी। वही प्रॉपर्टी जो है वो कैपिलरिटी कहलाता है। अब किसी भी चीज़ में जो होता है वो स्मॉल डायमीटर ग्लास ट्यूब में जो है वो राइज और फॉल जो है वो क्यों होता है, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको समझने से पहले दोस्तों हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्या है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट है, 2 प्लेट हैं, ठीक है। इस पे हम लोग क्या किया कि एक वाटर का एक ड्रॉप रखा तो वो इस तरह से आया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको एंगल देखें तो ये एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री से छोटा है। अगर हम लोग इस प्लेट पे जो है वो एक मरकरी का, ठीक है, एक ड्रॉप रखते हैं तो हम लोग इस तरह से देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा दोस्तों, ये एंगल जो होगा वो आपका ये सरफेस जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। ये जो ड्रॉप है आपका वो है आपका Hg का, ये जो है वो है आपका वाटर का ड्रॉप, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है दोस्तों कि ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, ठीक है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है वो एडहेजन फोर्स जो है आपका, एडहेजन फोर्स और कोहेजन फोर्स आपको हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है। तो दोबारा यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसको बारे उसके चर्चा करके। तो यहाँ पे एडहेजन फोर्स अगर ज़्यादा है तो वहाँ से इस तरह से फिगर बना। अब इस तरह से फिगर कैसे बनता है एडहेजन फोर्स ज़्यादा रहने पे, ये हम आप लोग को बता चुके हैं, ये आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एडहेजन फोर्स है ज़्यादा तो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कोहेजन का जो फोर्स है दोस्तों वो है आपका ज़्यादा एडहेजन से, तो आपका इस तरह का फिगर बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ये आपका जो होगा वो बेटिंग सरफेस बना रहा है। यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए, ये सब, ये सारा आपका पॉइंट बन जाएगा एग्जाम में। ये जो है दोस्तों वो आपका वेटिंग बना रहा है, और ये जो है आपका वो नॉन वेटिंग है, यानी कि ये जो सरफेस है ना वो पूरा नहीं भीगेगा, और यहाँ पे जो है सरफेस वो पूरा भीग जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं वेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन वेटिंग। और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दोस्तों, जो थीटा बन रहा है वो लेस देन 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है थीटा वो जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह कंडीशन है। अब हम लोग देखिएगा कि यहाँ पे है राइज एंड फॉल ऑफ अ स्मॉल डायमीटर ग्लास ट्यूब, यानी कि राइज होगा लिक्विड का और लिक्विड का फॉल भी होगा, किस में होगा तो स्मॉल डायमीटर ग्लास ट्यूब में होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस कंडीशन में जो होगा वो हम इस तरह से बनाएंगे। ये मान लिया कि हमारे पास कोई वेसल है, यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम जो है वो इसको
वो यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास जो है वो दो कोई बर्तन है, दोनों में हम क्या किए कि लिक्विड को डाल दिए, दोनों में हम इक्वली लिक्विड को डाल दिए। ठीक है, अब हम क्या किए कि इसमें क्या किए कि इसमें हम जो क्या किए वो एक स्मॉल डायमीटर का ग्लास ट्यूब इसमें भी इंसर्ट कर दिए और इसमें भी इंसर्ट कर दिए, स्मॉल डायमीटर का ग्लास ट्यूब। अब इससे क्या होगा वो यहाँ पे देखिएगा कि हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा जो लिक्विड था वो हमारा था वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या हो कि ये जो लिक्विड इसमें भरा हुआ था, हम इसको ब्लैक से डिनोट कर देते हैं ताकि ज़्यादा आपको अच्छे से दिखे, और ये जो रेड से है वो आपका है स्मॉल डायमीटर का ट्यूब। ठीक है, अब इसमें जो लिक्विड भरा हुआ तो क्या होगा वो जो है वो राइज कर गया। ठीक है, और राइज करके इस तरह से जो है वो ऊपर चल गया। लेकिन इसमें क्या था कि जो हम ट्यूब डाले इसमें हमारा क्या कर गया कि ये जो था वो फॉल कर गया। अब जहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे जो है वो राइज करेगा लिक्विड वहाँ पे आपका शेप बनेगा कॉनकेव, और जहाँ पे आपका लिक्विड जो फॉल करेगा वहाँ पे आपका शेप बनेगा कॉन्वेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो कंडीशन है वो आपका ये वाला कंडीशन है। अगर एडहेजन अगर ज़्यादा रहेगा लिक्विड का, ठीक है, तो कंडीशन बनेगा ये राइज वाला, और अगर कोहेजन अगर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगा फॉल का। यानी कि लिक्विड का अगर कोहेजन फोर्स ज़्यादा है और उसमें हम अगर स्मॉल डायमीटर का ग्लास ट्यूब अगर इंसर्ट करते हैं तो कोहेजन ज़्यादा रहने की कंडीशन में ये वाला बनेगा, और कोहेजन कम रहने की कंडीशन में यानी कि जब एडहेजन का मात्रा ज़्यादा रहेगा तो ये वाला कंडीशन बनेगा। ठीक है, पहला वाला और वो दूसरा वाला। तो ये आपका हो गया राइज और फॉल। यहाँ पर जो है वो इस तरह का जो शेप बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिनिस्कस, और इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स। मिनिस्कस। ठीक है, ये आपको हो गया कॉनकेव मिनिस्कस। हमेशा ध्यान रखेगा यही चीज़ ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि कैपिलरी राइज के कंडीशन में, तो कैपिलरी जो राइज होगा किस कंडीशन में होगा, तो लिक्विड का जो एडहेजन का फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा कोहेजन से, तो आपका लिक्विड जो होगा वो राइज करेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि कोहेजन का जो फोर्स होगा वो कम होगा एडहेजन के फोर्स से, तो लिक्विड जो है वो फॉल करेगा। अब यहाँ पे जब लिक्विड राइज करेगा तो आपका बनेगा कॉनकेव मिनिस्कस, और अगर लिक्विड अगर फॉल करेगा तो बनेगा कॉन्वेक्स। राइज में बनेगा कॉनकेव और फॉल में बनेगा कॉन्वेक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी राइज और इसको बोलते हैं कैपिलरी फॉल। ये आपका दो कंडीशन हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें फॉर्मूला का डेरिवेशन, कि इसका जो है दोस्तों वो फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग साफ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक अच्छा सा फिगर बनाते हैं पहले। इसमें हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल डायमीटर का एक ग्लास टिप एंट्री करते हैं। इसे मानते हैं इसमें कोई आपका फ्लूइड भरा हुआ था, अब इसमें जो लिक्विड था वो आपको राइज किया है, और राइज करके ऐसे पहुंच गया यहाँ तक। जब राइज करेगा तो किस तरह का मेनिस्कस बनेगा, कॉनकेव। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ये जो है आपका वो इस तरह से यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। अगर ये एंगल और ये एंगल अगर थीटा है तो इसके बराबर ये एंगल यानी कि ये भी थीटा होगा, और इसके बराबर ये वाला यानी कि ये भी थीटा होगा।
ये आपका अगर सिग्मा और सिग्मा है तो यहाँ अगर सिग्मा है तो थीटा का जो सटा हुआ रहता है वो आता है कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये भी यहाँ पे अगर सिग्मा है और ये थीटा बना रहा है एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यानी कि जो सरफेस टेंशन का जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट अगर हम वर्टिकली देखें तो कॉस थीटा इसका भी हो जाएगा और कॉस थीटा इसका भी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे भी जो है हम लोग इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम का कंडीशन यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये जो लिक्विड जो राइज कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है सरफेस टेंशन के फोर्स की वजह से, ठीक। अब यहाँ लिक्विड राइज कर रहा है यानी कि लिक्विड का जो वेट है ना उसको मेंटेन कर रहा है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर यहाँ पे लगाते हैं तो हम लिखेंगे वेट ऑफ फ्लूइड इक्वल टू सरफेस टेंशन का फोर्स, यानी कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स है ना वो मेंटेन कर रहा है, वेट ऑफ फ्लूइड को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखें जितना वेट ऑफ फ्लूइड होगा ना उतना सरफेस टेंशन यहाँ पे लग रहा है, इसीलिए जो फ्लूइड को जो है ना वो सरफेस टेंशन ऊपर लेके चला गया है, ठीक है। अब वेट ऑफ फ्लूइड का हम आप लोग को चीख के फॉर्मूला बताए थे कि फॉर्मूला रो जी वी वेट ऑफ फ्लूइड का, और सरफेस टेंशन के फोर्स का फॉर्मूला आपको बताएं कि होता है सरफेस टेंशन इनटू एल यानी कि लेंथ। अब हम यहाँ पे अगर लेंथ का बात करें तो लेंथ यहाँ पे देखिए ये जो स्मॉल डायमीटर का जो ट्यूब है वो ट्यूब का अगर लेंथ का बात करें तो उसका डायमीटर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये ट्यूब है तो इसका जो लेंथ होगा वो सरफेस होगा यही ना होगा, ठीक है। तो अगर लेंथ का इसको सबसे पहले वॉल्यूम देखते हैं, रो का आप रो रहने दीजिए, जी को जी रहने दीजिए, और अगर वॉल्यूम को बात आता है तो ये एक सिलेंडर शेप में बना रहा है, ठीक है। और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिग्मा और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का बात करें तो हो जाएगा 2 पाई आर। यहाँ से पाई को चीर दीजिए, एक आर से एक आर को चीर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आपका एच इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई रो जी आर। अगर यहाँ पे हम आर को डायमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपका हो जाएगा 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई रो जी डी। यही आपका हो जाता है कैपिलरी राइज का फॉर्मूला। यानी कि लिक्विड का डेंसिटी कितना होगा, ट्यूब का डायमीटर कितना होगा और सरफेस टेंशन कितना होगा, इन तीनों चीज़ पे आपका डिपेंड करेगा कि आपका जो लिक्विड है वो राइज कितना होगा, ठीक है। तो लिक्विड का अगर राइज हमको निकालना है तो ये निकलेगा। अगर जो हमको लिक्विड फॉल निकालना है, कैपिलरी फॉल निकालना है तो यही जो फॉर्मूला है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्मूला हो गया वो आपका फॉर्मूला हो गया कैपिलरी राइज का। और ये जो आपका फॉर्मूला हो गया कैपिलरी फॉल का, ठीक है। अब हम लोग इसमें अगर बात करें कि और क्या क्या चीज़ इसमें है तो कुछ इसमें हम लोग पॉइंट देख लेते हैं जो पॉइंट जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, तो जो इसमें जो ग्लास ट्यूब जो यूज होता है, ठीक है, इसका डायमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो लिख सकते हैं डाया ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज बिटवीन 1 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। ये चीज़ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका जो डायमीटर होगा कैपिलरी ट्यूब का वो कितना होगा, ठीक है। तो इसका डायमीटर होता है 1 से 3 सेंटीमीटर के बीच में होता है, ठीक है। और हम लोग देखें कि प्योर वाटर के साथ जो है वो थीटा एंगल जो होगा थीटा इज 0। प्योर वाटर को अगर हम लोग ग्लास पे रखेंगे तो ये जो एंगल होगा ना, यहाँ पे प्योर वाटर कॉन्टैक्ट with glass then the contact angle is 0। अगर जो प्योर वाटर आपका जो होगा वो ग्लास के कांटेक्ट में होगा तो आपको जो कांटेक्ट एंगल बनेगा यानी कि जो थीटा बनेगा वो आपका होगा 0, ठीक है। और अगर हम इसमें पॉइंट देखने का बात करें तो इसमें और क्या पॉइंट हो जाएगा, तो कैपिलरी राइज के केस में
जो कैपिलरी राज के केस में आपको कॉन्टैक्ट एंगल यानी कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो 20 से 22 डिग्री होगा। तो लिख लीजिए द वैल्यू ऑफ थीटा इन केस ऑफ कैपिलरी राइज इज 20 डिग्री टू 22 डिग्री। ये सब पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग कैपिलरी फॉल के में बात करें, द वैल्यू ऑफ थीटा इन केस ऑफ कैपिलरी फॉल, ये हो जाएगा आपका 128 डिग्री से 132 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सारा जो पॉइंट है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी के साथ जो आपका है वो कैपिलरी हो गया है समाप्त। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है वो है विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तो विस्कोसिटी क्या होता है दोस्तों कि जब फ्लूइड का एक लेयर, ठीक है, जब फ्लूइड का एक लेयर उसके ऊपर वाला लेयर तो फ्लो करता है, मतलब एक फ्लूइड का नीचे लेयर है और उसके ऊपर जो है फ्लूइड का एक लेयर जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो उन दोनों लेयर के बीच यानी कि फ्लूइड के एडजेसेंट लेयर के बीच जो रेजिस्टेंस का जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, तो हम इसको डिफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज internal resistance force between two adjacent layer of fluid। ठीक है, दो फ्लूइड के लेयर के बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वही हम लोग जो है इज नोन एज विस्कोसिटी। वही जो है दोस्तों वो कहलाता है विस्कोसिटी। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग रेजिस्टेंस फोर्स की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो आप लोग नाम सुनेंगे फ्रिक्शन। एक होता है फ्रिक्शन, एक होता है ड्रैग, और अभी हम लोग तीसरा नाम सुन रहे हैं विस्कोसिटी। तो ये फ्रिक्शन, ड्रैग और विस्कोसिटी ये तीनों जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है। ठीक है, तो ये तीनों में आखिर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, तभी यहाँ पे 3 गो गार्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो फ्रिक्शन होगा ना वो हमेशा आपका सॉलिड बॉडी और सॉलिड बॉडी के बीच लगेगा। जब सॉलिड बॉडी और सॉलिड बॉडी के बीच अगर रेजिस्टेंस का फोर्स लगता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, वहीं पे अगर जो सॉलिड बॉडी और फ्लूइड के बीच लगेगा आपका रेजिस्टेंस का फोर्स तो उसको बोलेंगे ड्रैग। और अगर आपका फ्लूइड और फ्लूइड के बीच लगेगा आपका रेजिस्टेंस का फोर्स तो उसको हम बोलेंगे विस्कोसिटी। ठीक है, तो शायद ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि विस्कोसिटी जो होता है दोस्तों वो लगता किस कारण से है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका मेन रीजंस ऑफ विस्कोसिटी, मेन रीजन ऑफ विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी का जो होता है दोस्तों रीजन क्या चीज होता है कि विस्कोसिटी कहीं पे लगता है। तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि अगर हम लोग लिक्विड में बात करें, यानी कि लिक्विड में जो होता है ये जो होता है वो कोहेजन फोर्स के कारण लगता है या फिर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हम लोग बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग यानी कि जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होता है या फिर बोल सकते हैं कोहेजन बॉन्डिंग। लिख लीजिए इसको भी, क्योंकि मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो होता है वो कोहेजन फोर्स के कारण ही होता है। तो यहाँ पे लिक्विड में जो है वो मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्डिंग का जो फोर्स लगता है उसके कारण जो है यहाँ पे ये
जो होता है वो विस्कोसिटी का फोर्स लगता है, यानी कि मॉलिक्यूल जो होता है दोस्तों वो एक दूसरा सब चिपका हुआ होता है। अब जैसे ही वो आगे जाने की कोशिश करता है तो विस्कोसिटी बोलता है आगे कहाँ जा रहा है, जब पीछे आ, तो पीछे की ओर रेजिस्टेंस लगता है। लिक्विड जो है, लिक्विड का लेयर आगे जाने की कोशिश कर रहा है और उसी लेयर के बीच में जो है वो पीछे की ओर एक फोर्स लग रहा है जो उसको आगे जाने से रोक रहा है, वही फोर्स को बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, तो लिक्विड में जो है वो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के कारण लगता है। ये मॉलिक्यूल जो होता है ना वो बॉन्ड बनाए हुए रहता है, वो एक दूसरे को दूर जाने नहीं देता है। ठीक है, इसके कारण से विस्कोसिटी का फोर्स लगता है। लेकिन अगर हम लोग गैस का बात करें तो गैस में आपको लगता है मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से, मॉलिक्यूलर कोलिजन। ठीक है, मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से, यानी कि गैस में जो होता है वो विस्कोसिटी तो होता ही नहीं है, सॉरी कोहेजन का बॉन्डिंग जो होता है, कोहेजन जो होता है वो गैस में नहीं होता है। कोहेजन जो होता है वो सिर्फ लिक्विड में ही रहता है। कोहेजन में, सॉरी गैस में कोहेजन अगर कहीं पे क्वेश्चन में आया तो गैस में कोहेजन जीरो होता है, मतलब गैस में कोई भी कोहेजन जैसा प्रॉपर्टी नहीं होता है। कोहेजन जैसा जो भी प्रॉपर्टी होता है वो आपका लिक्विड में होता है मात्र। ठीक है, तो अब अगर कोहेजन अगर गैस में है ही नहीं तो गैस में विस्कोसिटी कहाँ से आ गया? तो गैस में जो विस्कोसिटी होता है वो होता है मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से। ठीक है, और अगर हम लोग टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो है वो लिक्विड का जो विस्कोसिटी होगा वो घटेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो गैस का विस्कोसिटी होगा वो बढ़ेगा। ऐसा क्यों, ये थोड़ा सा देख लीजिए। लिक्विड है, टेम्परेचर कर रहा है इंक्रीज, तो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑटोमेटिक जो हो कमजोर हो जाएगा। और यहाँ पे विस्कोसिटी लग ही किसको वजह से रहा है? मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की वजह से। यानी कि मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो कमजोर कर रहा है, यानी कि विस्कोसिटी जो होगा लिक्विड का वो कम जाएगा टेम्परेचर बढ़ने के बाद। लेकिन गैस के कंडीशन में क्या हो रहा है कि जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो मॉलिक्यूल जो है ना वो रैंडमली मोशन करने लगेगा और ज्यादा कोलिजन होने लगेगा, जिसके वजह से जो है वो गैस में वो आपका विस्कोसिटी जो होता है वो ज्यादा कोलिजन होने की वजह से बढ़ जाता है। ठीक है, एक वर्ड दोस्तों आप लोग को हम बताए थे, डी थीटा बाई डी टी जो होता है वो इक्वल होता है डी यू बाई डी वाई के। ये चीज आपको हम फर्स्ट वीडियो में यानी कि इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताए थे। यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी जो होता है वो आपका होता है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, और यहाँ पे डी यू बाई डी वाई जो होता है वो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो देखिए अब यहाँ पे जो है इसका एप्लीकेशन आप लोग को देखने को मिलेगा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर देखें यहाँ पे तो विस्कोसिटी जो होता है वो आपका दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, एक को बोलते हैं काइनेमैटिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हम जो नॉर्मली तौर पर यहाँ विस्कोसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं वो हम डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर डायनेमिक विस्कोसिटी में अगर हम डेंसिटी से अगर डिवाइड दे देते हैं तो वो आपका काइनेमैटिक विस्कोसिटी निकल जाता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले डायनेमिक विस्कोसिटी का हमको एक इक्वेशन लाना हो। वो इक्वेशन कैसे आएगा? तो वो आएगा न्यूटन्स लॉ से। अब वो क्या होता है दोस्तों, तो अब हम आप लोग के वही बताने वाले हैं कि न्यूटन्स लॉ क्या होता है और कहाँ से ये आएगा। ठीक है, तो अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बात करें दोस्तों तो ये बोलता है कि दिस लॉ स्टेट दैट शियर स्ट्रेस, यानी कि शियर स्ट्रेस जो होगा दोस्तों आपका जो टाउ जो होगा, इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस जो होगा, वो आपका जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ स्ट्रेन, और रेट ऑफ स्ट्रेन ही आपका होता है डी यू बाई डी वाई। ठीक है, जो हम डी यू बाई डी वाई या फिर इसी के बराबर हम डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ये होता है एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये होता है रेट ऑफ स्ट्रेन, या इसी को हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप जानते हैं कि अगर कहीं पे प्रोपोर्शनल को साइन को अगर हमको हटाना है तो वहां पे कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में जो है
वो एक वर्ड यूज होता है म्यू, डी यू बाय डी वाई। अब ये जो आपको होता है शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला, यहाँ पे जो म्यू होता है दोस्तों, ये होता है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है। और अगर इसी डायनेमिक विस्कोसिटी में या अगर यानी कि अगर हम म्यू में अगर हम डेंसिटी से अगर डिवाइड दे दें तो आपका आ जाता है न्यू, और न्यू जो होता है न्यू से डिनोट करते हैं हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी से, और इसको डिनोट करते हैं म्यू से डायनेमिक विस्कोसिटी से। कोई दिक्कत? यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी में अगर हम डेंसिटी से डिवाइड दे देते हैं तो वो निकल जाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इन दोनों का यूनिट का दोस्तों, तो आपका जो डायनेमिक विस्कोसिटी होता है तो इसका यूनिट होता है पॉइज, और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है इसका यूनिट होता है स्टोक्स। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है कि अगर हम इसको पॉइज, इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है कि आप लोग जो है व्हाट्सएप पे हमेशा अपना डीपी चेंज करते हैं, तो यहाँ पर डायनेमिक विस्कोसिटी आ जाएगा, वहां पर आपका यूनिट जो है वो पॉइज हो जाएगा। तो ये आसान तरीका है, आप लोग बराबर जो है वो पॉइज और स्टॉक में जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे डी वहां पे पी, डीपी डीपी से याद रहेगा, जहाँ पे डायनेमिक वहां पे पॉइज, और बाकी जो स्टॉक जो बच गया वो काइनेटिक का स्टॉक हो ही जाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करें तो स्टॉक जो होता है वो इसके इक्वल होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। सॉरी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और जो पॉइज होता है ये होता है 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो हमको इसी फॉर्म में जो है वो न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करना होता है। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम लोग देख लेंगे। ठीक है। तो ये आपको था विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी से अगर हम लोग आगे का बात करें तो हम लोग को टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ना आ जाएगा, जिसमें हम लोग हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड। टाइप्स ऑफ फ्लूइड जो होता है वो मेनली उसको दो भाग में बांटा गया है। एक जो हमारा है वो है न्यूटोनियन फ्लूइड, और एक जो हमारा है वो है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और इन दोनों को फर्दर भी आगे क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ पे न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, और जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। यहाँ पे देखिए, आप देख लिखा हुआ है ओवेस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, मतलब कि जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओवे करेगा वो होता है न्यूटोनियन, और जो नहीं करेगा वो होता है नॉन न्यूटोनियन। अब देखिए, अब नॉन न्यूटोनियन जो फ्लूइड है उसको फर्दर आगे क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है, मेनली दो टाइप में से क्लासिफाइड किया गया है, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। तो टाइम इंडिपेंडेंट जो होता है और एक होता है टाइम डिपेंडेंट, एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट। अब जो टाइम इंडिपेंडेंट होता है उसको फर्दर फिर आगे क्लासिफाइड किया गया है पसीडो प्लास्टिक में, डायलोटोंट में और आइडियल बिंघम प्लास्टिक में। अगर पसीडो प्लास्टिक का एग्जांपल देखें तो होता है सॉस और मिल्क, और अगर हम डायलोटोंट का एग्जांपल देखें तो होता है आप हमारा शुगर सॉल्यूशन और बटर सॉल्यूशन। ठीक है। इसका एग्जाम्पल ही जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आइडियल बिंघम प्लास्टिक अगर एग्जाम्पल का बात करें तो होता है टूथपेस्ट और कॉस्मेटिक क्रीम, जो हम क्रीम वगैरह चेहरा पे यूज करते हैं, फेयर लवली ये सब, उसी को बोलते हैं कॉस्मेटिक क्रीम। तो इसका एग्जाम्पल होता है। और नेक्स्ट हमारा आता है टाइम डिपेंडेंट। तो टाइम डिपेंडेंट भी जो है वो दो भाग में बांटा गया है, एक होता है थिगजोट्रोपिक और एक होता है रियोपैटिक। और जो थिगजोट्रोपिक है वो उसका एग्जाम्पल अगर देखें तो होता है प्रिंटर इंक, और अगर हम रियोपैटिक का एग्जाम्पल देखें तो वो होता है जिप्सम का सॉल्यूशन, या फिर जिप्सम का पेस्ट बोल सकते हैं, जिप्सम पेस्ट, और फिर बिटुमिनस सॉल्यूशन जो होता है वो होता है रियोपैटिक। और अगर हम लोग इन सारे फ्लूइड को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो ये जो लाइन है आपका वो कहलाता, इस लाइन पे जो फ्लूइड आता है वो कहलाता है आइडियल फ्लूइड, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपका हो जाता है न्यूटोनियन फ्लूइड का।
ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन जाता है वो हो जाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड। और जिस कर्व, जो फ्लूइड का कर्व जो है वो कॉनकेव बनेगा, उसका एन का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो जो ये जो कर्व है वो है आपका डाइल्यूटेंट फ्लूइड का कर्व। और इसका जो एन का जो वैल्यू होगा वो कॉनकेव शेप का बना रहा है, यानी कि इसका जो एन का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। और ये जो कर्व बना रहा है कॉन्वेक्स शेप का, ये आपका कर्व है पसूडो प्लास्टिक का। और इसका जो एन का वैल्यू होगा वो होगा लेस देन 1, क्योंकि कॉन्वेक्स शेप का है। और जो स्ट्रेट लाइन जाता है उसका जो एन का वैल्यू होता है वो इक्वल टू 1 होता है। और हम इसमें देखें तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो है कर्व आइडियल बिंघम प्लास्टिक का। ये भी चीज़ आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसका भी एन का वैल्यू होगा 1 होगा। और ये कॉनकेव शेप जो बना रहा है वो कर्व है आपका रियोपैटिक का। और इसका एन का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1 होगा। और ये जो आपका कॉन्वेक्स शेप के ऊपर में कर्व बना हुआ है ये आपका है थियोट्रोपिक का। और इसका जो एन का वैल्यू होगा वो होगा लेस देन 1। इस ग्राफ को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इस ग्राफ से जो है वो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बनता है। और अगर हम लोग फिर से अगर टाइप्स को एक बार देख ले तो दो फ्लूइड को सबसे पहले दो भाग में क्लासिफाइड किया गया, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। फिर नॉन न्यूटोनियन को फर्दर दो भाग में क्लासिफाइड किया गया, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। अब टाइम इंडिपेंडेंट को 3 भाग में बांटा गया है, पसूडो प्लास्टिक, डाइल्यूटेंट और आइडियल बिंघम प्लास्टिक। और जो हमारा टाइम